हाय स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। NMPS की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, प्रीवियस क्लास तक हमने आपको यानी कि सबसे पहले हमने आमाशय की औक्ति के बारे में देखा है। आमाशय की औक्ति की अगर हम बात करें तो उसके अंदर वही 4 स्तर पाए जाते थे। पहला स्तर था आपका सरोसा, दूसरा स्तर था अनुदैर्घ्य पेशी स्तर जिसे बाह्य पेशी स्तर के नाम से जानते हैं, तीसरा स्तर था आपका म्यूकोसा, और चौथा स्तर था आपका म्यूकोसा। ग्रस्कार की हमने औक्ति पढ़ी थी, उसके अंदर भी ये स्तर थे। सबसे पहला था आपका यानी कि सरोसा स्तर का। सरोसा स्तर जो है ये विसरल पेरिटोनियम का स्तर होता है। इसका होता है विसरल पेरिटोनियम का, जो कि केवल प्रत्यास्थ तंतु में संयोजी ऊतक से बना हुआ होता है। दूसरा है आपका बाह्य पेशी स्तर। बाह्य पेशी स्तर को अनुदैर्घ्य पेशी स्तर के नाम से भी जानते हैं। यह आंतरिक रूप से तो आपका अनुदैर्घ्य पेशियों से मिलकर बना हुआ होता था, और बाह्य स्तर इसका रेखित पेशियों से मिलकर बना हुआ होता है। तीसरा था आपका म्यूकोसा। यह संयोजी ऊतक से निर्मित होता है। किससे होता है? संयोजी ऊतक से निर्मित होता है। इसके अंदर श्वेत कोलेजन तंतु हैं, पीले इलास्टिन तंतु हैं, रुधिर वाहिनियां हैं और श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं। चौथा स्तर था आपका म्यूकोसा स्तर। यह लुमेन गुहा, जैसे मान के चलो ये कोई यानी कि नलका है, हमारी आहार नाल भी एक यानी कि ट्यूब की तरह होती है। ये ट्यूब है तो इस लुमेन गुहा जो है, इस गुहा का सबसे आंतरिक स्तर होता है। और ये बेटा म्यूकस यानी कि श्लेष्मा, इंग्लिश में म्यूकस कहते हैं, हिंदी में श्लेष्मा कहते हैं। तो ये श्लेष्मा का श्रावण करती है। यही स्तर ग्रस्का के अंदर थे, आमाशय के अंदर भी ये स्तर है। लेकिन अंतर क्या है कि आमाशय का जो म्यूकोसा स्तर है, यह आपके ग्रस्का के म्यूकोसा स्तर से मोटा होता है और यानी कि बलित होता है, आपस में बलित यानी कि बलनों का निर्माण करता है। इसकी जो सेल्स हैं वो स्तंभाकार होती हैं। कैसी होती हैं? स्तंभाकार सेल्स होती हैं, जो कि श्लेष्मा का श्रावण करती है। अब श्लेष्मा का फंक्शन क्या है? यहाँ पर आमाशय के अंदर अम्ल स्रावित होते हैं। अब अम्ल एक हानिकारक को है मटेरियल, तो ये नुकसान करें, उस नुकसान से बचाने के लिए श्लेष्मा का श्रावण किया जाता है। अर्थात श्लेष्मा के द्वारा आमाशय को होने वाली अम्लों के द्वारा क्षति से बचाया जाता है। इसके अंदर ग्रंथियां हैं जो 2 प्रकार की होती थी। एक थी आपकी यानी कि जठरीय ग्रंथि, और दूसरी थी आपकी पाइलोरिक ग्रंथि यानी कि जठर निर्गमी ग्रंथि। इनके बारे में भी बताया था। इसके बाद में अगला जो टॉपिक था वो था आपका यानी कि छोटी आंत। आमाशय का अंतिम पार्ट, आमाशय के पार्टों के बारे में बताया तो 3 पार्ट थे बेटा। सबसे पहला कॉर्डियल पार्ट था, दूसरा था आपका फंडस पार्ट, और तीसरा था आपका यानी कि पाइलोरिक पार्ट। अंतिम भाग कौन सा हो गया बेटा आपका? यानी कि पाइलोरिक पार्ट। तो आमाशय का पाइलोरिक पार्ट यानी अंतिम भाग एक नलिकाकार संरचना में पड़ता है, जिसको हम क्या कहते हैं? छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत की अगर हम लेंथ की बात करें, लंबाई की बात करें, तो 3 मीटर होती है। कितनी होती है? 3 मीटर। लेकिन जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके अंदर यानी कि स्खलन हो जाता है। स्खलन हो जाने के कारण इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर हो जाती है। छोटी आंत के भागों की बात करें हम तो बेटा 3 भाग थे। सबसे पहला था ग्रहणी, जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। दूसरा है बेटा आपका मध्यांत, मध्यांत की लंबाई 1 मीटर है। तीसरा है बेटा इलियम यानी कि क्षुद्रांत,
इंग्लिश में इलियम कहते हैं इसको। इसकी लंबाई 1.75 मीटर होती है। अगर हम ग्रहणी की बात करें तो ये छोटी आंत का ऊपरी हिस्सा है, ये स्थिर भाग है। कैसा है? स्थिर। इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी गति नहीं होती है। इसके अंदर दूसरा है आपका कौन सा? दूसरा है आपका मध्यांत, ये मध्य भाग है। तीसरा है आपका क्षुद्रांत जो कि अंतिम भाग है। इसके अंदर देखा जाए तो उंगलियों जैसे अनेक उभार पाए जाते हैं जिन्हें हम माइक्रोविलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई। हिंदी में कहते हैं सूक्ष्मांकुर। ये एक ब्रश पाउडर की तरह कार्य करते हैं। जैसे ब्रश होती है, ब्रश के ऊपर होते हैं, तो उसी प्रकार से माइक्रोविलाई होते हैं जो कि पचित भोजन के लिए अवशोषण, अब भोजन का पाचन जब आमाशय छोटी आंत में हो जाता है तो पाचन के बाद में उसका अवशोषण करना बहुत जरूरी होता है। अवशोषण होता है रक्त में, तो ये अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को यानी कि प्रदान करते हैं या उसको उपलब्ध कराते हैं या सतही क्षेत्रफल को यानी कि बढ़ा देते हैं। अगर हम छोटी आंत के अगर हम औत की हिस्टोलॉजी की बात करें तो उसमें भी कोई पार्ट है 4। पहला है आपका यानी कि सरोसा, दूसरा बाह्य पेशी स्तर, तीसरा है सबम्यूकोसा और चौथा है आपका म्यूकोसा। अब ये सेम टू सेम है, भाषा कोई की कोई है। अब हम अगर सबम्यूकोसा और म्यूकोसा स्तर की बात करें तो सबम्यूकोसा और म्यूकोसा छोटी आंत की बात कर रहे हैं तो ये दोनों स्तर यानी कि आपस में बलित होकर कुछ बलनों का निर्माण करते हैं जिनको हम केन करेंग बलन कहते हैं। क्या कहते हैं? केन करेंग बलन। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछ भी लिया जाता है केन करेंगे बलन किसे कहते हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे हम कि छोटी आंत के सबम्यूकोसा और म्यूकोसा ये दोनों स्तर आपस में यानी कि बलित होकर कुछ बलनों का निर्माण करते हैं। इन ये जो बलन हैं इन बलनों को हम केन करेंग बलन कहते हैं। ये जो दो हैं बलन, इन बलनों के ऊपर एक म्यून 1 mm की लंबाई कितनी है? 1 mm के कुछ अंकुर यानी कि सूक्ष्म अंकुर जिन्हें कहते हैं बिलाई। क्या कहते हैं? बिलाई। और हिंदी में कहते हैं रसांकुर। क्या कहते हैं? रसांकुर। ये जो रसांकुर हैं इनके अंदर स्तन केशिकाएं हैं, इसके अलावा लसिका केशिकाएं हैं, इसके अलावा रक्त की केशिकाएं हैं, धमनी व सिराएं ये पाई जाती हैं। प्रत्येक रसांकुर की जो उपकला कोशिका है उसके ऊपर 1 म्यूएम के 1 माइक्रोमीटर के, म्यूएम का मतलब माइक्रोमीटर के 1000 कितने? 1000 सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। सूक्ष्मांकुर और रसांकुर ये दोनों अवशोषण का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? अवशोषण का कार्य करते हैं। इसके अलावा छोटी आंत का जो इलियम पार्ट है आपका क्षुद्रांत जो पार्ट है, इस क्षुद्रांत के अंदर सूक्ष्मांकुर और रसांकुर दोनों की संख्या सबसे ज्यादा यानी कि पाई जाती है। इसके अलावा इसके अंदर यानी कि जो क्षुद्रांत पार्ट है इसकी जो सरोसा स्तर है इसके अंदर लसिका ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन लसिका ग्रंथियों को पियर्स पेचेज कहते हैं। क्या कहते हैं? पियर्स पेचेज। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है कि पियर पेचेज किसे कहते हैं। तो यहाँ जाएगा छोटी आंत के जो सरोसा स्तर है उसके अंदर लसिका ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों को हम पियर्स पेचेज कहते हैं। छोटी आंत के बाद आंत्र ग्रंथियां थी। कौन सी थी? आंत्र ग्रंथियां। ये हमारा जो पिछली वीडियो थी उसका लास्ट टॉपिक था आंत्र ग्रंथियां। यानी कि छोटी आंत जो जिसका सरोसा स्तर है वो यानी कि बलित होकर, या हम ये कह सकते हैं कि आंत की जो सतह है उस पर यानी कि लसिका ग्रंथियां पाई जाती हैं जिन्हें लीवर कोन की गर्तिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर कोन की गर्तिकाएं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जाते हैं, खूब अच्छी तरह से आते हैं। 3 क्वेश्चन है ये। एक है केन करेंग के बलन किसे कहते हैं, पियर्स पेचेज किसे कहते हैं और लीवर कोन गर्तिकाएं किसे कहते हैं। या तो इसका आंसर आ जाएगा कि सबम्यूकोसा, छोटी आंत के सबम्यूकोसा और म्यूकोसा स्तर यानी कि बलित होकर कुछ बलनों का निर्माण करते हैं जिन्हें हम केन करेंग बलन कहते हैं।
अगर पेयर पेचेज की बात करें तो छोटी आंत जो है इसका क्षुद्रांत जो यानी कि आपका श्रोसा स्तर है उसके अंदर यानी कि लसका ग्रंथियां पाई जाती हैं, कुछ नलकाकार ग्रंथियां पाई जाएंगी जिनको हम पेयर पेचेज कहेंगे। और लीवर कोन गर्तकान की बात करें तो आंत की सतह पर लसका ग्रंथियां पाई जाती है या नलकाकार ग्रंथियां पाई जाती हैं जिन्हें हम लीवर कोन की गर्तकाएं कहते हैं। इसके अंदर विशिष्ट प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं जिसमें सबसे पहली सेल्स है आपकी यानी कि कलश सेल्स, दूसरी है आपकी आंत्र सेल्स, तीसरी है पेनेल सेल्स और चौथी है पूर्णस ग्रंथियां। पहली है आपकी यानी कि कलश सेल्स। ये जो सेल्स हैं ये लीवर कोन की जो गर्तका है उनके अंदर पाई जाती हैं और इनका मेन जो फंक्शन है वो है श्लेष्मा का श्रावण करना। मेन कार्य क्या हो जाएगा इनका? श्लेष्मा का श्रावण करना। दूसरा है आंत्र सेल्स। इन सेल्सों के द्वारा अत्यधिक मात्रा में जल अपघटनी एंजाइम का श्रावण किया जाता है। इसका किया जाता है जल अपघटनी एंजाइम का श्रावण किया जाता है। तीसरी है बेटा पेनेल सेल्स। पेनेल सेल्स ये जो सेल्स हैं इन सेल्स के द्वारा लाइसोजाइम एंजाइम का श्रावण किया जाता है। इसका किया जाता है बेटा लाइसोजाइम एंजाइम का श्रावण किया जाता है। इसका फंक्शन क्या है? ये भोजन के साथ जो बैक्टीरिया आते हैं उन बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य करता है। भोजन के साथ जो जीवाणु होते हैं उन जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करते हैं। और चौथा है बेटा आपका ब्रूनर्स ग्रंथि। ये जो है बेटा ब्रूनर्स ग्रंथि ये सबम्यूकोसा जो स्तर है उसके अंदर यानी कि कुंडलित ग्रंथियों के रूप में पाई जाती है जिन्हें ब्रूनर्स ग्रंथि कहते हैं। इनका मुख्य कार्य भी श्लेष्मा का श्रावण करना होता है। इस तरह से प्रीवियस क्लास तक हमने यहां तक समझाया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका यानी कि बड़ी आंत। कौन सा है? बड़ी आंत। छोटी आंत जो है, छोटी आंत का अंतिम भाग था यानी कि क्षुद्रांत। तो छोटी आंत का अंतिम पार्ट जिस नलकाकार संरचना में खुलता है उसे हम बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत की बात करें हम तो देखो बेटा सबसे पहले आहार नाल की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले था मुख। ये माउथ हमारा खुलता है मुख गुहा में। आगे चल के मुख गुहा खुलेगी आपकी ग्रसनी में। ये जो ग्रसनी है ये आगे चल के खुलती है यानी ग्रसिका में। अब ग्रसिका जो है ये आमाशय के अंदर, आमाशय छोटी आंत में, छोटी आंत बड़ी आंत में। इस तरह से हर पार्ट एक अंतिम पार्ट में जाकर खुलता है। तो छोटी आंत आगे चलकर जिस नलकाकार संरचना में खुलती है उसे हम बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत का जो व्यास है ये व्यास अधिक होता है। व्यास की बात है जैसे ये एक ट्यूब है तो ट्यूब का जो ये अंदर वाला मुख है इसको व्यास कहते हैं। इसका आधा भाग आप जानते हो त्रिज्या होती है परिधि। तो छोटी आंत का अंतिम पार्ट जिस नलकाकार संरचना के अंदर खुलता है जिसका व्यास अधिक होता है उसे हम बड़ी आंत कहते हैं। इस बड़ी आंत की अगर हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है। बड़ी आंत की अगर हम संरचना की बात करें तो बड़ी आंत की संरचना में 3 भाग होते हैं। कितने भाग? 3 भाग होते हैं। सबसे पहला है सीकम, दूसरा पार्ट है आपका यानी कि कॉलम और तीसरा पार्ट है आपका रेक्टम। तो बड़ी आंत की संरचना में कितने भाग है? 3। पहला कौन सा है? सीकम, दूसरा कौन सा है? कॉलम और तीसरा कौन सा है? रेक्टम। सीकम को हिंदी में कहते हैं अंगनाल। इंग्लिश जो वर्ण है उनसे जल्दी याद होगा। ये जो कॉलम है इसको हिंदी में कहते हैं बृहदान्त्र और रेक्टम पार्ट को कहते हैं आपका यानी कि मलाशय। तो ये बड़ी आंत की संरचना में 3 भाग हो गए। पहला सीकम, दूसरा कॉलम और तीसरा रेक्टम। अब सबसे पहले हम सीकम की अगर हम बात करें कि सीकम क्या है, अंदनाल क्या होता है।
अब छोटी आंत से स्टार्ट करेंगे। छोटी आंत का अंतिम पार्ट कौन सा था, यानी कि क्षुद्रांत। कौन सा था, क्षुद्रांत। तो छोटी आंत का क्षुद्रांत और बड़ी आंत के संधि स्थल पर, आगे चलकर क्या आएगी, बड़ी आंत आ जाएगी छोटी आंत के बाद में। तो छोटी आंत के क्षुद्रांत और बड़ी आंत के संधि स्थल पर, जहां आकर दोनों ट्यूब आपस में मिलती हैं, उस संधि स्थल पर एक अवशेषी संरचना पाई जाती है। उस अवशेषी संरचना को हम सीकम कहते हैं। ये अवशेषी संरचना, छोटी आंत का क्षुद्रांत और बड़ी आंत के संधि स्थल पर एक अवशेषी संरचना पाई जाती है। इस अवशेषी संरचना को हम सीकम कहते हैं। सीकम के अग्र सिरे पर एक उंगलीनुमा प्रवर्त पाया जाता है, जिसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हिंदी में कहते हैं बेटा इसको कृमि रूपी परिशिष्टा। कृमि रूपी परिशिष्टा। ठीक है बच्चों, ये है सीकम। सीकम बात समझ में आ गई कि छोटी आंत का कौन सा पार्ट, यानी कि क्षुद्रांत और बड़ी आंत के संधि स्थल पर। छोटी आंत का अंतिम पार्ट कौन सा हो गया, क्षुद्रांत, और ये बड़ी आंत है। तो क्षुद्रांत और बड़ी आंत जिस संधि स्थल पर आकर जुड़ती हैं, उस संधि स्थल के एक अवशेषी संरचना पाई जाती है। इस अवशेषी संरचना को हम, इस अवशेषी जो संरचना है इसको क्या कहते हैं, हम सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीकम पार्ट की बात कर रहे हैं हम बेटा, है ना। तो छोटी आंत का क्षुद्रांत और बड़ी आंत के संधि स्थल पर एक अवशेषी संरचना पाई जाती थी। इस अवशेषी संरचना को हम सीकम कहते हैं। सीकम के अग्र सिरे पर एक उंगलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, कृमि रूपी यानी परिशिष्टा। यह 1 सेंटीमीटर तो चौड़ी और 8 सेंटीमीटर लंबी होती है। आप देखते हैं कभी कभार ये कहते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है ना, वो यही है। इसकी लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। जब ये और अतिवृद्धि कर देती है तो क्या होता है, उसका ऑपरेशन के द्वारा उसको हटा दिया जाता है। अब आदि मानव जो था, आदि मानव का मतलब है जब मनुष्य, आदि मानव इतना विकसित नहीं हुआ था, मस्तिष्क भी इतना विकसित नहीं था, और वो यानी कि जंगलों के अंदर रहता था। वहां पर वो घास फूस कंदमूलों का भोजन के रूप में ग्रहण करता था, जिसके अंदर सेलुलोज पाया जाता था। तो आदि मानव में यह सक्रिय होती थी, क्योंकि वहां पर ये सेलुलोज का पाचन करते थे। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में यह एक अवशेषी संरचना के रूप में पाई जाती है। दूसरा पार्ट है आपका यानी कि कॉलम। तो यह बड़ी आंत का मध्य भाग होता है एवं सबसे बड़ा है। कैसा है, सबसे बड़ा है और मध्य पार्ट है। इसकी संरचना के अंदर 3 भाग पाए जाते हैं। एक है बेटा आरोही भुजा, आरोही भुजा। दूसरी है अनुप्रस्थ भुजा, और तीसरी है आपकी अवरोही भुजा। सबसे पहली कौन सी है, आरोही भुजा, दूसरी है अनुप्रस्थ भुजा और तीसरी है अवरोही भुजा। अब छोटी आंत का जो क्षुद्रांत जो भाग है, ये क्षुद्रांत हो गया, और अगला पार्ट कौन सा आ गया, यानी कि बृहदांत्र आ गया, बृहदांत्र। तो छोटी आंत का क्षुद्रांत और बड़ी आंत का बृहदांत्र, इनके संधि स्थल पर, ये जहां आकर मिलेंगे, इनके संधि स्थल पर एक कपाट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कपाट, इंग्लिश में कहते हैं बाल। इस कपाट को हम इलियोसीकम, इलियो यानी कि ये हो गया इलियम, ठीक है बेटा। इलियो का मतलब क्या हो गया, यानी कि क्षुद्रांत। सीकम मतलब होगा अंदर, तो इसे हम इलियोसीकम कपाट कहते हैं। ये कोई नली है, ये छोटी आंत वाला भाग और ये आपका यानी कि बड़ी वाला भाग है। अब छोटी आंत के अंदर भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। जब संपूर्ण पाचन हो गया तो ये जो कपाट है, इलियोसीकम जो कपाट है, यह कपाट अपचित भोजन को, जिसका पाचन हो गया
उस भोजन का तो अवशोषण कर लिया जाएगा, किसके द्वारा? रक्त के द्वारा। क्यों? उसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं? सूक्ष्मांकुर और रसांकुर, दोनों क्या करेंगे? उसका अवशोषण कर लेंगे। अब शेष जो भोजन बचा वो कैसा हो गया? अपचित भोजन, अपशिष्ट भोजन हो गया है। ये जो कपाट है, ये मान के चलो यहाँ कपाट है, तो यह एक ओर से गति करने वाला कपाट होता है। एक ओर से गति करने वाले कपाट का मतलब है ऊपर से नीचे की साइड में तो मुड़ जाएगा ये, लेकिन वापस ऊपर की साइड में अगर मोड़ेंगे तो यह नहीं मुड़ेगा। तो अपचित भोजन को यह क्षुद्रांत से बृहदांत में तो आने देता है, लेकिन बृहदांत से वापस ऊपर नहीं जाने देगा, क्योंकि यह कपाट नीचे की ओर ही वो करेगा, भी ऊपर की ओर कभी नहीं करता है। तो इसलिए ये इलियोसीकम कपाट पाया जाता है, जो कि अपचित भोजन को क्षुद्रांत से बृहदांत में तो आने देता है, लेकिन बृहदांत से वापस क्षुद्रांत में आने से रोकता है। तीसरा पार्ट है बेटा आपका रेक्टम, यानी कि मलाशय। यह बड़ी आंत का सबसे अंतिम पार्ट है, ठीक, जो कि अपचित भोजन को मल के रूप में संचित करने का कार्य यानी करता है। तो ये आपकी कौन सी हो गई बेटा? बड़ी आंत हो गई। एक बार इसको रिवाइज कर रहा हूं दोबारा से, कि छोटी आंत का अंतिम भाग आगे चलकर जिस नलिकाकार संरचना में खुलता है, जिसका व्यास अधिक होता है, उसे हम बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत की जो लंबाई है वो 1.5 मीटर होती है। इसकी संरचना में 3 भाग होंगे, पहला है सीकम, दूसरा है कॉलोन और तीसरा है रेक्टम। सीकम पार्ट की अगर हम बात करें तो छोटी आंत का क्षुद्रांत और बड़ी आंत के संधि स्थल पर एक अवशेषी संरचना पाई जाती है। इस अवशेषी संरचना को हम सीकम कहते हैं। सीकम जो है, इस सीकम के अग्रसिरे पर एक उंगली नुमा उभार पाया जाता है, जिसको हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। इसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और लंबाई इसकी 8 सेंटीमीटर होती है। आदि मानव के अंदर यह सक्रिय होती थी, क्योंकि वहां पर यह सेलुलोज का पाचन करता था, क्योंकि आदि मानव भोजन को पकाकर खाना नहीं जानता था। लेकिन वर्तमान में अगर देखें तो आज का जो मानव है वो भोजन को पका के खाता है, जिसके अंदर सेलुलोज नहीं होती है। इसलिए इसके अंदर आदि जो वर्तमान मानव है उसके अंदर यह एक अवशेषी संरचना के रूप में पाई जाती है। दूसरा पार्ट है आपका कॉलोन। तो यह बड़ी आंत का मध्य भाग एवं सबसे बड़ा भाग होता है, जिसकी संरचना 3 भागों में बटी हुई होती है, आरोही भुजा, अनुप्रस्थ भुजा और अवरोही भुजा। क्षुद्रांत और बृहदांत, क्षुद्रांत और बृहदांत के संधि स्थल पर या इनके मध्य में एक कपाट पाया जाता है। इस कपाट को हम इलियोसीकम कपाट कहते हैं। ये जो कपाट है ये अपचित भोजन को क्षुद्रांत से बृहदांत में तो आने देता है, लेकिन बृहदांत से वापस क्षुद्रांत में जाने नहीं देता है। तीसरा पार्ट है आपका रेक्टम। तो यह बड़ी आंत का सबसे अंतिम पार्ट है, बड़ी आंत का सबसे अंतिम पार्ट है, जो कि अपचित भोजन को मल के रूप में संचित करने का कार्य करता है। इसके अलावा यह एक पेशीय थैलीनुमा संरचना होती है। इसके बाद आहार नाल का जो अंतिम भाग है वो अंतिम भाग है इसका एनस यानी कि गुदा। आहार नाल का अंतिम पार्ट यानी कि नमा वो हो गया आपका गुदा। अब जिस प्रकार से सबसे पहला पार्ट था मुख, मुख आगे चल के किस में खुला? मुख गुहा में। मुख गुहा आगे किस में खुली? ग्रसनी में। ग्रसनी आगे ग्रसका में। ग्रसका आमाशय में। आमाशय छोटी आंत में। छोटी आंत बड़ी आंत में। और बड़ी आंत कहां खुलेगी? यानी कि कहां पे खुलेगी? यानी कि गुदा के अंदर। यानी कि जो बड़ी आंत है वो आगे चलकर एक पेशीय नलिकाकार संरचना में, अर्थात ये कैसी संरचना है बेटा? पेशीय है और नलिकाकार संरचना है। तो बड़ी आंत आगे चलकर एक पेशीय नलिकाकार संरचना में खुलती है, जिसे हम गुदा कहते हैं। इस गुदा के चारों ओर 2 अवरोधनी पाई जाती है। कितनी पाई जाएंगी? 2 अवरोधनी। अवरोधनी मतलब अवरोधक, रोकने वाला।
अवरोधनी पाई जाएंगी, एक आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक जो अवरोधनी है, इस आंतरिक अवरोधनी का निर्माण अरेखित पेशी से होता है। किससे होता है? अरेखित पेशी से। और बाह्य जो अवरोधनी है, इस बाह्य अवरोधनी का निर्माण रेखित पेशी से होता है। 11वीं क्लास में आपने ऐच्छिक, अनैच्छिक और कॉर्डियल 3 पेशी के बारे में अध्ययन किया था। अरेखित मतलब अनैच्छिक, जिसपे हमारी इच्छा का नियंत्रण नहीं होता। रेखित, रेखित का मतलब ऐच्छिक, जिस पर हमारी इच्छा का नियंत्रण होता है। तो बड़ी आंत आगे चलकर एक पेशीय नलिकाकार संरचना में खुलती है, जिसे हम गुदा कहते हैं। गुदा के चारों ओर 2 अवरोधनी पाई जाती है, जिसमें आंतरिक अवरोधनी का निर्माण अरेखित पेशी से होता है, जबकि बाह्य अवरोधनी का निर्माण रेखित पेशी से होता है। गुदा जो है आगे गुदा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर खुलती है, जो कि उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस तरह से ये आपके आहार नाल के 9 पार्ट थे। 9वीं पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन यानी कि करा। अब हर चीज की हमने हिस्टोलॉजी का अध्ययन किया है, चाहे हमने यानी कि ग्रसिका की हिस्टोलॉजी पढ़ी, चाहे आमाशय की पढ़ी, चाहे छोटी आंत की पढ़ी, उसी प्रकार से किसकी पढ़ेंगे हम, यानी कि बड़ी आंत की औद्योगिकी की अगर हम बात करें, हिस्टोलॉजी की बात करें, तो इसकी भित्ति का निर्माण भी 4 ही स्तर से होता है। जिसमें सबसे पहला स्तर कौन सा था बेटा आपका, यानी कि सरोसा। हिस्टोलॉजी की बात कर रहे हैं, औद्योगिक, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, औद्योगिक। तो बड़ी आंत की जो भित्ति है, उसकी भित्ति में भी कितने स्तर पाए जाते हैं, वही 4 स्तर पाए जाते हैं। सबसे पहला कौन सा है बेटा आपका, यानी कि सरोसा। दूसरा स्तर कौन सा है, बाह्य पेशी स्तर या अनुप्रस्थ पेशी स्तर। तीसरा कौन सा है आपका, यानी कि सबम्यूकोसा। और चौथा कौन सा है आपका, म्यूकोसा। अगर हम सरोसा की बात करें तो ये बेटा यह विसर्ग पेरिटोनियम का बना हुआ स्तर होता है, जिसका निर्माण केवल प्रत्यास्थ तंतु में संयोजी ऊतक से होता है। अनुदैर्घ्य पेशी स्तर की अगर हम बात करें तो ये आंतरिक और बाह्य, आंतरिक तो या अनुदैर्घ्य पेशी से बना होगा और बाह्य रेखित पेशी से बना होगा। अगर हम सबम्यूकोसा की बात करें तो वही इसका निर्माण संयोजी ऊतक से होगा, जिसके अंदर श्वेत कोलेजन तंतु हैं, पीले इलास्टिक तंतु हैं, श्लेष्मा ग्रंथियां हैं, रक्तवाहिनियां हैं। अब म्यूकोसा स्तर की अगर हम बात करें तो यह लुमेन गुहा, लुमेन गुहा का मतलब होता है कोई भी ट्यूब की जो गुहा होती है उसको हम क्या कहते हैं, लुमेन गुहा कहते हैं। तो उसका ये आंतरिक स्तर होता है जो कि श्लेष्मा का श्रावण करता है। म्यूकस, म्यूकस इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं श्लेष्मा। अब म्यूकोसा जो स्तर है, इसके द्वारा श्लेष्मा का श्रावण किया जाता है और श्लेष्मा के अंदर बाइकार्बोनेट्स होते हैं। क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट्स। ठीक है बेटा, म्यूकोसा जो स्तर है वो श्लेष्मा का श्रावण करेगा और श्लेष्मा के अंदर क्या होंगे, बाइकार्बोनेट्स, जिसके कारण इसका माध्यम क्षारीय होता है। माध्यम कैसा होगा इनका, क्षारीय, यानी कि जो पीएच स्केल से माध्यम करते हैं अम्लीय और क्षारीय, एक होता है उदासीन। ठीक है, तो श्लेष्मा है, इसके अंदर क्या है बेटा, बाइकार्बोनेट्स है, जिससे इसका माध्यम कैसा हो गया, क्षारीय माध्यम हो गया। कैसा हो गया, क्षारीय माध्यम। अब बड़ी आंत की संरचना में 3 भाग थे, एक था बेटा सीकम, दूसरा था आपका यानी कि कॉलॉन और तीसरा क्या था आपका रेक्टम। ये कॉलॉन पार्ट है जो यानी कि बृहदांत्र है, इस बृहदांत्र का बाह्य पेशी स्तर, जिसको हम अनुदैर्घ्य पेशी स्तर के नाम से भी जानते हैं। तो बृहदांत्र की अनुदैर्घ्य पेशी के अंदर जो 3 पट्टिकाएं पाई जाती हैं, 3 पट्टिकाएं, ये तीनों पट्टिकाएं हैं, ये टीनी कोलाई के रूप में पाई जाती हैं। किसके रूप में, टीनी कोलाई, टीनी कोलाई के रूप में यानी कि पाई जाती हैं। ये जो टीनी कोलाई हैं
इन टीनी कोलाई जो 3 पट्टिका है, इन पट्टिकाओं के मध्य में जो बड़ी आंत है, ये बड़ी आंत एक उभारनुमा संरचना का निर्माण करती है। इन उभारों को हम ऑस्ट्रिया या चूस्कांग कहते हैं। औतकी की बात करें बेटा तो म्यूकोसा जो स्तर है, इसका जो बृहदांत्र है, उस बृहदांत्र का अनुदैर्घ्य पेशी स्तर, बाह्य पेशी स्तर की 3 पट्टिकाएं टीनी कोलाई के रूप में पाई जाती हैं। इन पट्टिकाओं के बीच में जो आंत है, यह बलित होकर एक उभारनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे हम चूस्कांग कहते हैं। बड़ी आंत इन पट्टिकाओं के कारण या बृहदांत्र जो है, बृहदांत्र कॉलम है, ये सबसे बड़ा पार्ट है, इसलिए मैं बार-बार बड़ी आंत पूछा बृहदांत्र। तो बृहदांत्र के अंदर ये पट्टिकाओं की उपस्थिति के कारण यह यानी पटनुमा संरचना में बदल जाएगा। ये बृहदांत्र है, इसके अंदर पट्टिकाएं हैं, इस तरह से पट्टिकाएं हैं, तो ये यानी कि पट्टिकाओं के रूप में बदला। ये जो संरचनाओं में बदला, इसको कहेंगे हम ऑस्ट्रा। इसको क्या कहते हैं हम? ऑस्ट्रा कहते हैं। अब सीधी सी बात है बेटा कि बड़ी आंत के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार के ना सूक्ष्मांकुर होंगे और ना आपके यानी कि रसायन होंगे, तो यहाँ भोजन का अवशोषण नहीं होता। यहाँ केवल जो अपचित भोजन है, उस अपचित भोजन में से केवल और केवल जल का अवशोषण किया जाता है। इसकी जो एपिथेलियम सेल्स हैं, उनके द्वारा किसी भी पदार्थ का श्रावण भी नहीं किया जाता है। बड़ी आंत के अंदर सहजीवी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सहजीवी बैक्टीरिया, सहजीवी जीवाणु। सहजीवी जीवाणु का मतलब है कि साथ साथ रहेंगे, लेकिन एक दूसरे को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। साथ साथ सहमाने साथ रहेंगे, लेकिन ये मानव जो व्यक्ति है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करते, बदले आपस में एक दूसरे का क्या करते हैं? सहायता करते हैं। अब सहजीवी बैक्टीरिया है। अब अपचित भोजन, बड़ी आंत में कौन सा भोजन आया बेटा? अपचित भोजन ही आया। पाचन कहाँ हो गया? छोटी आंत में कंप्लीट पाचन हो गया, और वहां से क्या कर लिया गया? इसका अवशोषण कर लिया गया। अब अपचित भोजन से ये जीवाणु अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसके जो बदले में, अब ये तो भोजन ले रहा है, अब इसके जो बदले में क्या करेगा ये व्यक्ति के लिए? जो बड़ी आंत के अंदर क्रमांकुंचन गति होती है। क्रमांकुंचन गति का मतलब होता है फैलना सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना। तो अपचित भोजन से ये बैक्टीरिया अपना भोजन ग्रहण करता है। इसके बदले में यह बड़ी आंत के अंदर जो क्रमांकुंचन गति होती है, उस गति को बनाए रखने में सहायता करते हैं। इसके अलावा यह इस बड़ी आंत को यानी कि पिचकने से भी रोकते हैं। भाई जब बड़ी आंत ऐसे सुकड़ी और ऐसे रहेगी तो क्या होगा? अपचित भोजन आगे नहीं जा पाएगा, जिसको इन्फेक्शन कहते हैं। तो ये जीवाणु इस इन्फेक्शन से बचाने का कार्य करते हैं। तो ये आपकी बड़ी आंत की क्या भाई? औतकी हो गई। बड़ी आंत की अगर हम बात कर रहे हैं, औत की हिस्टोलॉजी की बात करें, तो कोई 4 स्तर है बेटा। पहला कौन सा था आपका? यानी कि स्रोसा। दूसरा कौन सा था? बाह्य पेशी स्तर। तीसरा कौन सा था? सबम्यूकोसा। और चौथा म्यूकोसा। अब म्यूकोसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये म्यूकस का श्रावण करता है, श्लेष्मा का। इसके अंदर क्या है? बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट्स हैं जिनका माध्यम कैसा होता है? क्षारीय। भोजन अम्लीय होता है, तो ये क्षारीय माध्यम का करते हैं, उसको उदासीन कर देगा, जिससे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। इसके अलावा जो बड़ी आंत है, जो बृहदांत्र है, उसका बाह्य पेशी स्तर या अनुदैर्घ्य पेशी स्तर जो है, इसकी 3 पट्टिकाएं टीनी कोलाई के रूप में पाई जाती हैं। इन पट्टिकाओं के बीच में जो बृहदांत्र है, जो बड़ी आंत है, ये उंगलियों जैसे उभारों का निर्माण करती है। इन उभारों को ऑस्ट्रिया या चूस्कांग कहते हैं। इन ऑस्ट्रियाओं की उपस्थिति के कारण, या हम ये कह सकते हैं कि इन उभारों के कारण बृहदांत्र यानी कि पटनुमा संरचनाओं में बटा हुआ होता है, जिसे हम ऑस्ट्रा कहते हैं। बड़ी आंत के अंदर किसी भी प्रकार के भोजन का अवशोषण नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर माइक्रोबिलाई और बिलाई सूक्ष्मांकुर और रसायनों का अभाव पाया जाता है। और इसकी जो सहजीव एपिथेलियम जो सेल्स हैं, वो किसी भी पदार्थ का श्रावण भी नहीं करती।
बड़ी आंत के अंदर सहजीवी बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि अपचित भोजन से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके बदले में ये इसकी क्रमानुसार गति को बनाए रखते हैं और इसको यानी कि पिचकने से भी रोकते हैं। अब सहजीवी बैक्टीरिया का मतलब है बेटा, एक तो इस जीवाणु को क्या मिल रहा है, आवास मिल रहा है इसके अंदर बड़ी आंत के अंदर, इसके अलावा भोजन भी मिल रहा है। अब भोजन मिल रहा है तो इसके बदले में जीवाणु क्या कर रहा है, इसके लिए अगर इनको निकाल दिया जाए या इनको मार दिया जाए तो बड़ी आंत के अंदर क्रमानुसार गति नहीं होगी, अर्थात वो ट्यूब कभी भी पिचक सकती यानी चिपक जाएगी आपस में। तो ये सहजीवी बैक्टीरिया इसलिए कहते हैं इनको के साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। मानव की जो बड़ी आंत है इनके लिए आवास दे रही है और इसके लिए भोजन भी दे रही है। अब जो भोजन मनुष्य के लिए किसी भी प्रकार के काम का नहीं है उससे तो क्या ले रहा है, भोजन ले रहा है। इसके जो बदले में क्या कर रहा है, क्रमानुसार गति को बनाए रख रहा है और आहार नाल अर्थात बड़ी आंत को पिचकने से भी रोकता है। इस तरह से ये आपकी क्या होगी बेटा, बड़ी आंत। ठीक, तो बड़ी आंत के अंदर कौन कौन से पार्ट है बेटा, सीकम था, एक कॉलोन पार्ट था और तीसरा कौन सा था बेटा आपका, रेक्टम था। ठीक, देखो बेटा जो आपकी प्रीवियस क्लास थी उस प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बड़ी आंत के स्ट्रक्चर के बारे में समझाया था। बड़ी आंत में 3 पार्ट थे, सीकम था, कॉलोन था और रेक्टम था। इसके बाद में इसकी औतकी के बारे में भी अध्ययन कराया था। औतकी के अंदर वो स्तर से पहला स्तर कौन सा था आपका, सिरोसा, दूसरा था बाह्य पेशी स्तर, तीसरा था सबम्यूकोसा और चौथा था आपका म्यूकोसा। म्यूकोसा जो स्तर है वो श्लेष्मा का श्रावण करता है। इस श्लेष्मा के अंदर बाइकार्बोनेट्स पाए जाते हैं जिससे इसका माध्यम कैसा होता है, क्षारीय होता है। बड़ी जो आंत है, इस बड़ी आंत का जो अनुदैर्घ्य पेशी स्तर है, ये अनुदैर्घ्य पेशी स्तर की 3 पट्टिकाएं टीनी कोलाई के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। इन पट्टिकाओं के मध्य में जो बृहदांत्र है ये एक उंगली जैसे उभारों का निर्माण करता है जिन्हें हॉस्ट्रिया या चूसकांग कहते हैं। इन हॉस्ट्रिया की उपस्थिति के कारण बड़ी आंत जो है ये यानी कि पठनुमा संरचनाओं में बटी होती है जिन्हें हम हॉस्ट्रा कहते हैं। बड़ी आंत के अंदर किसी भी प्रकार के सूक्ष्मांकुर नहीं पाए जाते, अर्थात यहाँ किसी भी प्रकार का भोजन का अवशोषण नहीं होता है। बड़ी आंत में केवल अपचित जो भोजन है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, उससे केवल जल का अवशोषण होता है। एपिथेलियम जो सेल्स है इस भाग की, वो किसी भी प्रकार का कोई भी पदार्थ श्रावण भी नहीं करती है। इसके अलावा बड़ी आंत जो है प्रधान, उसके अंदर सहजीवी बैक्टीरिया पाए जाते थे जो कि अपचित भोजन से अपना भोजन ग्रहण करते थे और इसके बदले में ये बड़ी आंत की क्रमानुसार गति को बनाए रखते थे। इसके अलावा ये आहार नाल यानी कि बड़ी आंत को पिचकने से रोकने का कार्य करते थे। तो इसके बाद आप हेडिंग डालिए बेटा बड़ी आंत, और बड़ी आंत में आपको लिखना है, नोटबुक उठाइए और इसमें लिखो बेटा बड़ी आंत छोटी आंत का अंतिम भाग, छोटी आंत का अंतिम भाग पीछे की ओर, छोटी आंत का अंतिम भाग पीछे की ओर एक नलकानुमा संरचना में खुलता है। छोटी आंत का अंतिम भाग पीछे की ओर एक नलकानुमा संरचना में खुलता है जिसका व्यास अधिक होता है। जिसका व्यास अधिक होता है। यह संरचना बड़ी आंत के नाम से जानी जाती है। यह संरचना
बड़ी आंत के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट लाइन से लिखो बेटा, डैश करके लिखेंगे। बड़ी आंत की लंबाई बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर 1.5 मीटर होती है। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। नेक्स्ट लाइन से देखो बेटा, डैश करके लिखेंगे। बड़ी आंत की भित्ति का निर्माण या बड़ी आंत का निर्माण निम्न 3 भागों से होता है। निम्न 3 भागों से होता है। तीन भागों से होता है। सबसे पहले लिखो आरोही भुजा। आरोही भुजा मत लिखो। नंबर 1 लिखो बेटा आप सीकम। हिंदी में कहते हैं अंधनाल। दूसरा लिखो बेटा कॉलॉन, बृहदांत्र। और बृहदांत्र में भुजा होती है 3, आरोही भुजा, अनुप्रस्थ भुजा और तीसरी है अवरोही भुजा। तीसरा जो भाग है वो है रेक्टम, मलाशय कहते हैं हिंदी में। तीनों भागों के नाम लिख लीजिए आप। पहला भाग है आपका सीकम, अंधनाल कहते हैं। दूसरा आपका कॉलॉन, बृहदांत्र जिसमें 3 भुजा होंगी, आरोही भुजा, अनुप्रस्थ भुजा, अवरोही भुजा। तीसरा पार्ट है आपका रेक्टम जिसको कहते हैं यानी कि मलाशय। अब नंबर 1 हेडिंग लिखो आप सीकम। हिंदी में अंधनाल। छोटी आंत के क्षुद्रांत और बड़ी आंत के छोटी आंत के क्षुद्रांत और बड़ी आंत के संधि स्थल पर छोटी एवं अवशेषी संरचना पाई जाती है। छोटी आंत के क्षुद्रांत और बड़ी आंत के संधि स्थल पर छोटी एवं अवशेषी संरचना पाई जाती है, जिसे सीकम के नाम से जाना जाता है। जिसे सीकम के नाम से जाना जाता है। सीकम का अग्रभाग
उंगली नुमा प्रवर्त के रूप में पाया जाता है। शिकम का अग्रभाग उंगली नुमा प्रवर्त के रूप में पाया जाता है, जिसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या कृमि रूपी परिशेष का कहते हैं। अंडरलाइन कर लेना बेटा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को, जिसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या कृमि रूपी परिशेष का कहते हैं। जो कि लगभग 1 सेंटीमीटर चौड़ी, 1 सेंटीमीटर चौड़ी एवं 8 सेंटीमीटर लंबी होती है। नेक्स्ट लाइन से लिखनी बेटा डैश करके। आदि मानव में यह सक्रिय होती थी। आदि मानव में यह सक्रिय होती थी और सेलुलोज का पाचन इसके द्वारा किया जाता था। लेकिन वर्तमान में यह अवशेषी संरचना के रूप में पाई जाती है। अवशेषी संरचना के रूप में पाई जाती है। दूसरा पार्ट लिखिए बेटा कॉलम। प्रहदान, दूसरा पार्ट लिखिए आप प्रहदान यानी कि कॉलम। यह बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है। यह बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है, जिसका निर्माण निम्नलिखित तीन भागों द्वारा होता है। तीनों भागों के नाम लिख लो बेटा, आरोही भुजा, अनुप्रस्थ भुजा और अवरोही भुजा। तीनों भागों के नाम लिख लीजिए आप।
आरोही भुजा, अनुप्रस्थ भुजा और अवरोही भुजा। नेक्स्ट लाइन से लिखो बेटा डैश करके। क्षुद्रांत और बृहदांत के मध्य में, नेक्स्ट लाइन से लिखो, क्षुद्रांत और बृहदांत के मध्य में एक कपाट पाया जाता है। क्षुद्रांत और बृहदांत के मध्य में एक कपाट पाया जाता है जिसे इलियोसिकल कपाट कहते हैं। जो कि अपचित भोजन को, जो कि अपचित भोजन को क्षुद्रांत से, जो कि अपचित भोजन को क्षुद्रांत से बृहदांत में, जो क्षुद्रांत से बृहदांत में आने तो देता है, जो कि अपचित भोजन को क्षुद्रांत से बृहदांत में आने तो देता है, लेकिन बृहदांत से क्षुद्रांत में जाने से रोकता है, जाने से रोकता है। तीसरा भाग लिखिए बेटा रेक्टम, मलाशय। इसमें लिखो बेटा, यह बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है। यह एक पेशीय थैलेनुमा संरचना होती है। यह एक पेशीय थैलेनुमा संरचना होती है जिसमें अपचित भोजन मल के रूप में संचित रहता है, जिसमें अपचित भोजन मल के रूप में संचित रहता है। अगला बेटा नवा भाग है गुदा।
इसमें लिखिए बेटा बड़ी आंत का अंतिम भाग, कोष्टक में लिखिए बेटा मलाशय। बड़ी आंत का अंतिम भाग, बड़ी आंत का अंतिम भाग कोष्टक में लिख दीजिए मलाशय एक पेशीय नलकानुमा संरचना में खुलता है। बड़ी आंत का अंतिम भाग एक पेशीय नलकानुमा संरचना में खुलता है जिसे गुदा कहा जाता है, जिसे गुदा कहा जाता है। जिसके चारों ओर जिसके चारों ओर दो अवरोधनी पाई जाती हैं, जिसके चारों ओर दो अवरोधनी पाई जाती हैं। जिनमें से आंतरिक अवरोधनी का निर्माण, जिनमें से आंतरिक अवरोधनी का निर्माण अरेखित पेशियों से होता है, जिनमें से आंतरिक अवरोधनी का निर्माण अरेखित पेशियों से होता है। जबकि बाह्य अवरोधनी का निर्माण, जबकि बाह्य अवरोधनी का निर्माण रेखित पेशियों से होता है, रेखित पेशियों से होता है। बाह्य अवरोधनी का निर्माण रेखित पेशियों से होता है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा, डैश करके लिखिए आप। गुदा द्वार के रूप में, गुदा द्वार के रूप में शरीर से बाहर खुलती है। गुदा द्वार के रूप में शरीर से बाहर खुलती है, जो कि उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये आपके आहार नाल की संपूर्ण संरचना खत्म हो गई। अब औत की रह गई है, तो औत की हेडिंग लिखिए बेटा, बड़ी आंत की औत की। हिस्टोलॉजी ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। हिस्टोलॉजी ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। छोटी आंत को स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत को लार्ज इंटेस्टाइन।
इसमें लिखिए बेटा बड़ी आंत की भित्ति का निर्माण, बड़ी आंत की भित्ति का निर्माण चार स्तरों से होता है। जो निम्नलिखित हैं। पहला है आपका सिरोसा, दूसरा है आपका अनुदैर्घ्य पेशी स्तर या बाह्य पेशी स्तर, तीसरा है आपका सबम्यूकोसा, और चौथा है आपका म्यूकोसा। नेक्स्ट लाइन से देखो बेटा, म्यूकोसा स्तर श्लेष्मा का स्रावण करता है। म्यूकोसा स्तर श्लेष्मा का स्रावण करता है, जिसमें बाइकार्बोनेट्स भी पाए जाते हैं, जिसमें बाइकार्बोनेट्स भी पाए जाते हैं, जो कि क्षारीय माध्यम उत्पन्न करते हैं, जो कि क्षारीय माध्यम उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट लाइन से देखो बेटा, डैश करके लिखिए आप। बृहदान्त्र की अनुदैर्घ्य पेशी स्तर, बृहदान्त्र की अनुदैर्घ्य पेशी स्तर, या बेटा इसका नाम क्या है दूसरा, बाह्य पेशी स्तर। जो बाह्य पेशी स्तर है इसको ही अनुदैर्घ्य पेशी स्तर कहते हैं। तो बृहदान्त्र की अनुदैर्घ्य पेशी स्तर की तीन पट्टिकाएं टीनी कोलाई, अंडरलाइन कर देना, टीनी कोलाई के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। टीनी कोलाई के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। इन पट्टिकाओं के बीच में आंत की भित्ति ओभारनुमा संरचना का निर्माण करती है।
इन पट्टिकाओं के बीच में आंत उभारनुमा संरचना का निर्माण करती है, उभारनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिन्हें सूचकांक या ऑस्टोरिया कहते हैं। इन उभारों की उपस्थिति के कारण, इन उभारों की उपस्थिति के कारण बृहदांत्र इन उभारों की उपस्थिति के कारण बृहदांत्र पट्टनुमा संरचनाओं में बटा रहता है, जिन्हें होस्ट्रा कहते हैं। जिन्हें होस्ट्रा कहते हैं। स्टार बना के लिखो बेटा। बड़ी आंत में रसांकुरों का अभाव होता है, बड़ी आंत में रसांकुरों का अभाव होता है और इसकी एपिथेलियम सेल्स के द्वारा किसी भी प्रकार के एंजाइम का स्रावण नहीं किया जाता है। बड़ी आंत में रसायनों का अभाव होता है और इसकी एपिथेलियम सेल्स के द्वारा किसी भी प्रकार के एंजाइम का स्रावण नहीं किया जाता। नेक्स्ट लाइन से देखो बेटा। बड़ी आंत में अपचित भोजन से केवल जल का अवशोषण किया जाता है, केवल जल का अवशोषण किया जाता है। स्टार बना के लिखो। बड़ी आंत में अनेक प्रकार के
अनेक प्रकार के सहजीवी बैक्टीरिया यानी जीवाणु, सहजीवी बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि अपचित भोजन से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। और इसके बदले में आंतों में होने वाली निर्माण कुंचन गति को क्रमांकुंचन गति को बनाए रखती है और अपचित भोजन को आंतों से चिपकने से रोकते हैं लिखना बैक्टीरिया है। अपचित भोजन को आंतों में चिपकने से रोकते हैं।